हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। और आज की वीडियो में हम जीएमसीएस चंडीगढ़ का जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड इस पे मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और बाकी के क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन था कि अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक्स इफेक्ट ऑफ अ ड्रग at the therapeutic dose is, and the options are hypersensitivity, idiosyncrasies, side effects और toxic effect. So मतलब कि जो भी unwanted और unavoidable effect है किसी भी ड्रग का at therapeutic dose उसको हम क्या बोलते हैं? तो that is known as side effect, because each and every drug has some side effect. जब भी हम उसको नॉर्मल डोज में लेते हैं तो उसको हम साइड इफेक्ट बोलेंगे. Now the next is nursing medication error most commonly observed in hospitals are, and the options are errors related to wrong doses and infusion rate, errors related to wrong identification of patient, errors related to wrong route of drug administration, and error related to wrong drug being administered. So जो सबसे ज्यादा हमारा एरर है रिलेटेड टू नर्सिंग मेडिकेशन एरर, उसमें हमारा जो सबसे मोस्ट कॉमनली है दैट इज एरर रिलेटेड टू रॉन्ग डोजेस एंड इन्फ्यूजन रेट. Now the next is most of the medication error occur because of a flaw at which stage, and the options are prescribing, transcribing, dispensing और administering. और अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें जहाँ पे नर्सेस का रोल है दैट इज इन एडमिनिस्ट्रिंग. So in this there will be the most of the medical error that will occur in the hospital. Now the next question था health promotion activities that can be regularly practiced by nurses include, and the options are motivating patients for healthy lifestyle behavior, regular psychological counseling of patient, counseling of family members, और all of these. तो इसमें इन्होंने हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी की बात की है जो कि हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट है. तो इसमें हमारा ऑल ऑफ दीज जो है वो राइट आंसर होना चाहिए. Now the next question था कि the fluid and electrolyte balance in a patient can be easily assessed by, and the options are blood pressure, pulse rate, urine output और all of the above. So fluid and electrolyte balance जो है हमारा यूरिन आउटपुट से तो हम मेजर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, बट उसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनमें हमारा ब्लड प्रेशर और पल्स रेट भी इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, फ्लूइड डेफिशिएंट हो रहा है, जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ओवर की अमाउंट ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो उसमें हमारा ब्लड प्रेशर और पल्स रेट भी अफेक्ट होता है. तो इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी ऑल ऑफ द अबव. नाउ एक क्वेश्चन था कि यूजिंग ग्लव्स इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट केयर एक्टिविटी, and the options are medication administration, physiotherapy, perineal care after birth, childbirth, and recording vitals. So gloves इनमें से कौन सी पेशेंट केयर एक्टिविटी में इम्पॉर्टेंट है? तो दैट इज पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बिकॉज इसमें जो डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट है वो ब्लड के साथ हो सकता है, जो जो भी यूट्राइन या सर्वाइकल पेशेंट की म्यूकस है उसके साथ हो सकता है, तो इसीलिए ग्लव्स डालने जरूरी है. एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ओरल मेडिकेशन की बात की जा रही है या इंट्रावीनस मेडिकेशन की बात की जा रही है. नाउ द नेक्स्ट इज among the following which is the correct measurement of urine output, and the options are 30 ounces, 1 cup, 300 ml और 1 quart. So the right answer is जो हमारा यूरिन आउटपुट है उसको हम 300 ml will be the correct measurement, because यूरिन आउटपुट को जब भी हम मेजर करते हैं तो हम उसको मिलीलीटर्स में ही मेजर करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेंज ऑफ मोशन डिपिक्ट्स, एंड द ऑप्शंस आर एक्सरसाइजेस दैट मूव ईच मसल एंड जॉइंट, arc of movement of joint, direction of movement of limbs, or none of these. So the right answer will be exercises that move each muscle and joint. So range of motion जो होता है they are the type of exercises that will help in the movement of muscle and joint. Now the next question था कि in which of the following client is rectal temperature most usually contraindicated. तो rectal temperature हम कौन से patient में नहीं करेंगे? So the options were are client who has had a myocardial infarction, client with Parkinson disease,
client who is prone to seizure and client with neuropathology associated with diabetes. So इसमें हम rectal temperature किन patients में नहीं करते हैं, तो that is the patient who are having myocardial infarction, because due to the rectal, अगर हम रेक्टल टेम्परेचर चेक करते हैं तो उस केस में वेगस जो नर्व है हमारी दैट विल गेट स्टिम्युलेटेड, एंड उसकी वजह से जो पेशेंट है दे मे हैव हाइपोटेंशन और डिक्रीज्ड इन द हार्ट रेट। तो इसलिए उन पेशेंट्स में हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले पेशेंट में रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेते हैं। Now the next is, in meiosis, how many daughter cells are produced? And the options are 8, 6, 4 and 2. So in meiosis, 4 daughter cells are produced, whereas in mitosis, 2 daughter cells are produced. इसके बाद था कि which hormone produced by ovaries inhibits the secretion of follicular stimulating hormone and luteinizing hormone. So the options are progesterone, estrogen, inhibin or gonadotropin releasing hormone. So the right answer is inhibin. तो inhibin जो है वो by the negative feedback follicular stimulating और luteinizing hormone की secretion को inhibit करता है. Now the next is, the enzyme pepsin digests which dietary component? And the options are protein, fats, carbohydrates, vitamins. So the right answer is protein. तो जो pepsin है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। इसके बाद था, the most abundant tissue in the human body, epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue और muscle tissue. So the right answer is connective tissue, because हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेजेंट होता है एंड ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज, quality assurance in nursing is concerned with, and the options are adequacy of care, practice rating, standard of practice और organizational practice. So जो हमारा quality assurance है कि मीन्स हमने हर पेशेंट को quality services provide करनी है, so that is related to standard of practice. Standard of practice is the right answer. Then the next is, smallpox vaccine was invented by, and the options are Louis Pasteur, Paul Eugene, जॉन स्नो और एडवर्ड जेनर. सो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को किसने इन्वेंट किया था, तो इट वाज इन्वेंटेड बाय एडवर्ड जेनर. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. Then the next is, deformity of dash bone resulting in strangled shoulder, and the options are scapula, ulna, रेडियस और टीबिया. तो कौन सी बोन की डिफॉर्मिटी की वजह से स्ट्रेंगलर शोल्डर होता है, तो दैट इज ड्यू टू द डिफॉर्मिटी इन द स्कैपुला विच इज अ कंजेनिटल डिसऑर्डर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इमोबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू फिको-ओरल रूट, वेक्टर बोन, पेरेंट्रल और एयरबोन. सो एमोबियासिस जो है दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एमोबियासिस इज फीकल ओरल रूट, एंड इसमें पेशेंट को डायरिया होता है. सो फीको ओरल रूट इज द राइट आंसर. Then the next is, maximum amount of vitamin D is found in which among the following, and the options are liver, cheese, egg yolk और cod liver oil. So जो विटामिन डी है उसकी जो अगर हम अमाउंट देखते हैं तो वो सबसे ज्यादा फैटी फिश और हमारा जो फिश ऑयल होते हैं उनमें होता है विटामिन डी सबसे ज्यादा. सो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज द कोड लिवर ऑयल. एंड इसके अलावा लीवर, चीज और एग यॉल्क में विटामिन डी होता है, बट इट इज नॉट इन वेरी मच अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में विटामिन डी प्रेजेंट होता है. Now the next is, 3Ds, that is diarrhea, dementia, dermatitis, are characteristic of which deficiency disorder? And the options are thiamine, biotin, niacin और riboflavin. So 3Ds जो है ये हमें कौन सी डिजीज को कहा जाता है? This is plagra, diarrhea, dementia and dermatitis, and plagra is due to the deficiency of option C, that is niacin. इसके बाद नेक्स्ट है, in a psychiatry ward, which of the following patients should the nurse assess first? And the options are, a patient suffering from chronic schizophrenia who is withdrawn, a patient with an acute attack of severe anxiety, a patient with agoraphobia who stays in her room all day, and a patient with depression complaining of constipation. So कौन से पेशेंट को हमने फर्स्ट असेस करना है? तो हमेशा वी विल गो विद द एक्यूट कंडीशंस. एक्यूट कंडीशन जो भी है उसमें हमने पहले वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए. सो एज इन द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. So the patient with an acute attack of severe anxiety.
स्किजोफ्रेनिया है पेशेंट को, बट दैट इज क्रॉनिक, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको प्रायोरिटी नहीं लेना है. But then what is agoraphobia? Agoraphobia, it is a fear of the open spaces. तो इसलिए जो पेशेंट है वो ऑल टाइम रूम में प्रेजेंट है. एंड क्लेस्ट्रोफोबिया, इट इज द fear from the closed spaces. Now the next is an error in measuring blood pressure may result because of which of the following, and the options are: the size or position of the cuff is wrong, patient's arm is positioned above or below the level of heart, the sphygmomanometer is pressed too firmly against brachial artery, and the option number D is all of these. So all of these is the right answer. अगर हमारे पास appropriate size का कफ नहीं है, कफ बड़ा है जो छोटा है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो बीपी है वो एरर आ सकता है उसमें. एंड जब भी हम बीपी लेते हैं तो जो पेशेंट की आर्म है, इट शुड बी प्लेस्ड एट द हार्ट लेवल. It should not be placed above or below the level of heart, at always at the level of heart. Then sphygmomanometer is pressed too firmly against brachial artery. तो too firmly हमने इसको press नहीं करना है, तो इसीलिए all of these is the right answer. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बेड साइड असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एंड द ऑप्शंस आर: respiratory rhythm pattern regularity, depth of breathing, assessment of any injury to chest, or effort associated with breathing. So जब भी हम पेशेंट की रेस्पिरेशन लेते हैं तो उसमें हमने रेस्पिरेशन की रिदम पैटर्न और रेगुलरिटी देखनी है. देन हमने देखना है कि डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग कि पेशेंट कितना डीपली ब्रेथ ले रहा है एंड कितने एफर्ट्स के साथ वो ले रहा है, कहीं लेबर्ड ब्रीदिंग तो नहीं है पेशेंट को. तो ये तीनों चीजें हम देखते हैं जब भी हम रेस्पिरेशन लेते हैं. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू द चेस्ट विल नॉट बी असेस्ड बाय द नर्सिंग प्रोफेशनल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ respiration. Then the next is: what should be the nurse's immediate decision on physician's order of give 1 unit of blood intravenously? And the options are: prepare the patient, collect blood unit, and clarify the order with physician prior to administration, seeking assistance from the head nurse, nursing supervisor, collect blood unit and transfuse the patient, clarify the order with physician, prepare the patient and collect blood unit. सो इसमें इमीडिएटली हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू मी जो राइट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी ऑप्शन नंबर डी, कि एक बार जब हमें फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है तो अगेन हमने क्लैरिफाई करना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है और ब्लड यूनिट को कलेक्ट करने के बाद ट्रांसफ्यूज करना है. ऑप्शन ए इसीलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज जब हम एक बार ब्लड हम ऑर्डर करते हैं तो ब्लड शुड बी इन्फ्यूज ट्रांसफ्यूज इमीडिएटली. वो ज्यादा टाइम तक हमने उसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होना चाहिए. Now the next is: when should the baseline vital signs be recorded before initiating blood transfusion? And the options are: within 30 minutes, within 1 hour, within 1.5 hour, within 2 hours. So the right answer is within 30 minutes. हमने पेशेंट के जो वाइटल्स है वो रिकॉर्ड करने हैं, बेसलाइन वाइटल्स जो है वो रिकॉर्ड करने हैं. Now the next is: a nurse check the availability and patency of an intravenous access line before bringing blood unit to ward, after bringing blood unit to ward, while transfusing the blood, or not required to be done. So before transfusing the blood हमने देखना है कि जो पेशेंट का आईवी लाइन है वो प्रॉपर है कि नहीं है, और उसके लिए हमने बिग बोर कैनुला लेना है. इट कैन बी 18 और 20 साइज गॉज साइज, एंड ये हमारा पहले ही हो जाना चाहिए. तो बिफोर ब्रिंगिंग द ब्लड यूनिट टू द वार्ड, बिकॉज प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट जो है वो पहले आती है, so इसलिए ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर. Then the next is: evidence-based clinical practice recommendation of nursing care of acute stroke patient include all of the following except, and the options are: rapid identification and triage, enable delivering of relevant time critical treatment, observe the patient, rapid transfer to acute stroke unit for ongoing assessment and provision of further treatment. सो इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर, कि इसके अलावा जो रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्राइएज है वो बहुत जरूरी है. देन एनेबल डिलीवरी ऑफ रिलेवेंट टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज
इन द पेशेंट विद एक्यूट स्ट्रोक एक पर्टिकुलर टाइम है, अगर उससे पहले हम पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो प्रोग्नोसिस विल बी गुड। अगर वो टाइम पीरियड हमारा क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद अगर ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं तो वो उतना हेल्पफुल नहीं होगा पेशेंट के लिए। एंड रैपिड ट्रांसफर टू एक्यूट स्ट्रोक यूनिट फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट एंड प्रोविजन ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट, बिकॉज जो हमारे स्ट्रोक यूनिट्स होते हैं वहां पे पेशेंट्स की जो केयर होगी दैट विल बी एक्यूरेट and appropriate as per their need. So according to me option number C है जो right answer होना चाहिए. Then the next is the first priority in emergency department management of acute burn injury would be, and the options are clean the wounds, fluid replacement therapy, maintain airway breathing and circulation, and starting medication. So patient है burn के साथ आया है, acute burn injury है, but they have not mentioned कि patient को कहाँ की हमारी जो बर्न इंजरी है कौन से एरिया की है। सो इसमें हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी दैट विल बी द एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन मेंटेनेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Then the next is, in clinical situation, which method for hand hygiene is to be preferred? And the options are wash with soap and water, use alcohol-based hand sanitizer, clean your hands only when it is visibly soiled, and none of these. So अगर हम clinical situations में बात करते हैं हमारे हैंड हाइजीन की तो यूज एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स हैं। अगर हमारे हैंड्स विजिबली सॉइल्ड हैं तो उस केस में हम वाटर विद सोप एंड वॉश विद सोप एंड वाटर प्रेफर करते हैं। लेकिन इफ इट इज नॉट विजिबली सॉइल्ड तो देन वी विल गो विद अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। देन द नेक्स्ट इज, for hand hygiene procedure which parameter are most important, and the options are time duration of hand washing, technique of hand washing, both A and B, or none of these. So for the proper hand hygiene हमारे time duration, because medical और surgical दोनों की time duration different है, and technique हम कितने efficiently अपने hands को wash कर रहे हैं, whether we are uh, परफॉर्मिंग ऑल द टेक्निक प्रॉपरली, वो चीज भी मैटर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही करेक्ट आंसर है। Then the next is, which nursing intervention would best prevent development of deep vein thrombosis or pulmonary embolism in a post-surgical patient? And the options are hydration and physical movement of patient, psychological counseling of patient, keeping patient warm, or bed management. So for the prevention of DVT and pulmonary embolism after surgery, जो है hydration and physical movement of patient will be the right answer. फिजिकल मूवमेंट हमने पेशेंट को एज सुन एज जो है फिजिकली मोबाइल करना है, बिकॉज पेशेंट जितना ज्यादा बेड रेस्ट रहेगा उतना ज्यादा उसका डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का चांसेस होते हैं, तो इसलिए मूवमेंट शुड बी देयर। देन द नेक्स्ट इज, normal rectal temperature is typically lesser to oral temperature, equal to oral temperature, greater than oral temperature, or no relation to the oral temperature. So rectal temperature जो है that is always greater than the oral temperature, whereas axillary temperature is less than oral temperature. Then the next is, if a patient is complaining of orthopnea, it is best to make him lie down straight on bed, sit on bed in upright position, walk around in the room, or be in any position. तो अगर पेशेंट है जो ऑर्थोएपनिया की कंप्लेंट कर रहा है तो उस केस में हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि सिट ऑन बेड इन अ अपराइट पोजीशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Then the next is, the best strategy to prevent cannula site infection is, and the options are periodic training of healthcare professional, use of hand hygiene and aseptic technique of insertion, skin antisepsis, frequent change of cannula. So the right answer is use of hand hygiene and aseptic technique of insertion. ये सबसे important है for the prevention of any cannula site infection. Then the next is, immediate nursing care activity for an unconscious patient include all of the following except, and the options are maintain airway patency, maintain nutrition, maintain fluid and electrolyte balance, or medication management. So immediate nursing care पूछा है in the unconscious patient, तो main तो हमारा airway patency तो रहेगी रहेगी, fluid and electrolyte balance is also important, medication भी important है। तो जो हमारा nutrition है वो पॉइंट इमीडिएट केयर नहीं है, वो हम थोड़ा रुक के भी पेशेंट को थ्रू एनजी और थ्रू टीपीएन हम पेशेंट को जो
न्यूट्रिशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो हमारी इमीडिएट नर्सिंग केयर रहेगी वो बाकी की 3 रहेगी. Then the next is the most important intended outcome of using side rails on the patient would be preventing patient fall or injury, to help in bed hygiene management, to provide support to drip set or to restrain the patient. So जो हमारा side rails है उनका जो सबसे main important purpose है, that is preventing patient from fall or any kind of injury from the bed. The next is, in a patient diagnosed of having an acute anaphylactic attack, the first nursing care response would be, and the options are administer epinephrine, call the family, look for causative agent or check the medication chart. तो एनाफ्लेक्सिस रिएक्शन में हमेशा हमने पेशेंट को अगर कोई भी तरह की रिएक्शन हो रही है तो वी विल गिव एड्रेनालिन एंड एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन इज द राइट आंसर, विच इज आल्सो एड्रेनालिन. तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर. Then the next is the cardinal sign of cardiac arrest include all of the following except, and the options are apnea, cold clammy skin, dilated non-reactive pupil, absence of carotid and femoral pulse. So cardiac arrest में कौन से signs हैं जो present होंगे except? तो apnea हमें देखने को मिलेगा, that is the cessation of the respiration. कोल्ड क्लैमी स्किन होगी पेशेंट की ऑन टच, एंड एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड femoral pulse होगी. Whereas dilated non-reactive pupil will be seen in the case of brain dead patient. उसके बाद क्वेश्चन था कि the correct sequence of cardiopulmonary resuscitation include, and the options are airway, breathing, circulation, airway, circulation, breathing, airway, hydration, breathing and airway. So अगर हम न्यू हमारी गाइडलाइंस की बात करते हैं तो दैट इज CAB, दैट इज सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, बट इसमें इन्होंने हमारा उस ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है. सो उस सीक्वेंस में हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है. तो हमारी जो पुरानी गाइडलाइंस थी दैट वाज हमने पहले एयरवे चेक करना है, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन स्टार्ट करना है. तो एयरवे पहले आएगा तो चेक कि पेशेंट की जो टंग रोल तो नहीं है, जो कुछ फंसा हुआ तो नहीं है माउथ में, and with the head tilt or jaw thrust maneuver we will go for the airway, then we will start with the breathing and at last with the circulation. So this is the right answer. So आज की वीडियो में हमने GMCH चंडीगढ़ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. एंड अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.